Good morning friends, I am हरवीर सराधना. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 17 जून के करंट अफेयर्स की. करंट अफेयर्स बाई HSR संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल पर हमेशा पूरा वीडियो देखें. तो देखिए, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, ग्लोबल विंड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ग्लोबल विंड दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है. तो ये मनाया जाता है 15 जून को. ये आपको ध्यान रखना है. तो देखिए, अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 जून. तो देखिए, हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2007 में तो हुई थी पवन दिवस के रूप में, जो केवल यूरोप में मनाया जाता था दोस्तों. लेकिन वर्ष 2009 विंड दिवस के रूप में इसकी वैश्विक स्तर पर शुरुआत हो गई. अब सभी देशों में, लगभग सभी देशों में विंड दिवस मनाया जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट बात करते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं दोस्तों. तो देखिए, NCLT ने जेट एयरवेज को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कार्यालय बेचने की अनुमति दी. जेट एयरवेज की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, NCLT ने क्या किया है कि जो जेट एयरवेज का जो मुंबई का जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है ना, वो कार्यालय बेचने की क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है. तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भाई जेट एयरवेज का शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए, आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों. तो जेट एयरवेज की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1992 में. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो देखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा. और इसके संस्थापक थे, स्टार्टिंग में जो शुरुआत करने वाले थे वो नरेश गोयल थे. और 1 अप्रैल 1992 को शुरुआत हुई थी. हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में. इतना आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना होगा. इसके बाद हम बात करते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की. हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपको बताना है UTI म्यूचुअल फंड का CEO किसे नियुक्त किया गया है. तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों. तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं. तो देखिए, आपको सही आंसर देना है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इम्तियाज उर रहमान, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों. नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. तो देखिए, हाल ही में उड़ीसा में महानदी के जल क्षेत्र में डूबा हुआ मंदिर मिला है. ये कितने वर्ष पुराना बताया जा रहा है? तो दोस्तों, उड़ीसा में जो महानदी है, उड़ीसा में बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है. मेनली तो ये 2 राज्यों में बहती है, लेकिन थोड़ा बहुत झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रवाह क्षेत्र है. तो दोस्तों, यहाँ पर जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कितना वर्ष पुराना एक मंदिर मिला है दोस्तों? तो ये आपको बताना है. तो यहाँ पर 500 वर्ष पुराना मंदिर मिला है. 500 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. बात करते हैं महानदी की दोस्तों. तो देखिए, महानदी का उद्गम होता है दंडकारण्य, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से. छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर. उसका एक स्थान है दंडकारण्य, ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम होता है. और महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध भी यहीं पर बना हुआ है. भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ पर है दोस्तों? महानदी पर ही है, ओडिशा में. इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ऊंचा टेहरी बांध है दोस्तों. टेहरी बांध कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में, गंगा नदी पर, ठीक है, आपको वो ध्यान रखना है. उसके बाद जैसे राजस्थान के कोई एग्ज़ाम आप देते हो, तो राजस्थान का सबसे जो लंबा बांध है वो दोस्तों माही बाजार सागर बांध है, माही नदी पर, ठीक है, बांसवाड़ा में. ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं. हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एजी एंटीजन डिटेक्शन किट के उपयोग की सिफारिश किसने की है?
दोस्तों स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एजी एंटीजन डिटेक्शन किट है। इसे क्या 30 मिनट में पता लगाया जा सकता है कि कोई पेशेंट कोविड-19 का शिकार है, यानी इसका रोगी है या नहीं। तो इसको अभी लागू करने की सिफारिश की है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो देखिए आपके सामने चारों ऑप्शन मैं रखता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी दोस्तों। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके अभी जो वर्तमान में जो हेड है वो कौन है दोस्तों? भार्गव साहब है, बलराम भार्गव, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि भाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसकी सिफारिश की है। स्थापना 1911, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और बलराम भार्गव इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में चार्ल्स सेवर्ब चैलेंज टूर्नामेंट किसने जीता है? दोस्तों ये गोल्फ का टूर्नामेंट हुआ था और ये किसने जीता है अभी हाल ही में? तो ये दोस्तों अमेरिकी जो प्लेयर हैं, गोल्फर हैं, डेनियल, इन्होंने जीता है। ये अमेरिका के अंदर ही हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए आगे हम ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो रंगहीनता विकार के शिकार होते हैं। रंगहीनता विकार क्या होता है दोस्तों? जैसे मतलब उनमें कोई भी रंग नहीं दिखाई देता है, तो उसे रंगहीनता या वर्णांधता बीमारी कहते हैं। उनकी आँखें भी सूर्य की किरणों में क्या हो जाती हैं दोस्तों? छोटी हो जाती हैं। इस तरीके का एक रोग होता है। उससे जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 13 जून को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसकी थीम क्या रही थी इस बार? थीम रही थी मेड टू साइन, मेड टू साइन। तो दोस्तों आगे हम इसमें बात करते हैं। इस दिवस का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि रंगहीनता जो बीमारी है उससे जागरूक करने के लिए, ठीक है, पीड़ित लोगों को मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, ये सारा इसका उद्देश्य है। हम बात करते हैं दोस्तों रंगहीनता को क्या कहा जाता है? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म ये क्या लैटिन भाषा का शब्द एल्बेस शब्द से इसका उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है सफ़ेद, ठीक है दोस्तों। इसे एक्रोमिया, एक्रोमेसिया या एक्रोमेटोसिस यानी वर्णांता या अवर्णता भी कहा जाता है इस रोग को, ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं। तो देखिए यह मानव शरीर में मेलानिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव में त्वचा, बाल एवं आँखों में रंजक या रंग के संपूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चिन्हित किया जाने वाला एक जन्मजात विकार है। तो दोस्तों ये क्या है? जन्मजात है, जेनेटिकली होता है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सेंट्रल रेलवे जोन, जो भारतीय रेलवे का सेंट्रल रेलवे जोन है, उसने यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों की कोविड-19 संबंधित स्क्रीनिंग एवं निगरानी को तेज करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है दोस्तों? नाम बताना है। सेंट्रल रेलवे जोन ने जैसे कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनकी निगरानी रखना, उनकी स्क्रीनिंग करना, इसके लिए सेंट्रल रेलवे जोन, ध्यान रखें, इसने लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है? आर्टिफिशियली है दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो रोबोटिक्स वगैरह की तरह है ये काम करेगा। तो दोस्तों इसका नाम दिया गया है कैप्टन अर्जुन, कैप्टन अर्जुन। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो देखिए अर्जुन का पूर्ण रूप क्या है? ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए दोस्तों कैमरे लगे हुए हैं। इसमें जो रोबोट मोशन सेंसर है, एक PTG कैमरा है, पेन टिल्ट जूम कैमरा है, यानी बहुत ज़्यादा जूम हो सकता है, और एक डोम कैमरा भी लगा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये कैमरे संदिग्ध
एवं असामाजिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए काम करेगा। ये बता देगा कि भाई कौन सा कोविड पेशेंट है, कौन सा नहीं है। तो ये आर्टिफिशियल एल्गोरिथम पर काम करेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में किस राज्य में मंकी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों अभी मंकी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये कर्नाटक में। बात करते हैं कर्नाटक की। तो दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है, BS येदियुरप्पा। यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों, बेंगलुरु। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है दोस्तों, बगीचों का शहर। और बेंगलुरु का एक उपनाम और है सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जो विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में दोस्तों। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो दोस्तों वजूभाई वाला हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कुद्रेमुख है, बनेरघट्टा है, आंसी है, ये सारे यहाँ के नेशनल पार्क हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ का जो नृत्य है वो यक्षगान है, यक्षगान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि भाई कर्नाटक के शरावती पश्च जल क्षेत्र के निर्जन द्वीपों पर एक मंकी पार्क स्थापित करने की कर्नाटक सरकार की क्या है, एक योजना है, जिसका पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो दोस्तों विरोध भी कर रहे हैं कि यहाँ की जो घनी वनस्पति है उसको नष्ट कर देंगे, असंतुलित कर देंगे बंदर हैं जो, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने 19 जून को दास प्रथा मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने पर अवकाश की घोषणा की है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों। एक्चुअल में क्या है कि जो ट्विटर है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है ट्विटर, आप जानते ही हो, सभी ट्वीट किया जाता है उसके द्वारा। तो उसने भी 19 जून को अवकाश की घोषणा कर दी थी। तो ये मतलब इसको क्या कहा जाता है, ये 19 जून का जो अवकाश होता है इस दिन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है, आपके सामने मैं ऑप्शन रख देता हूँ, इसको कहा जाता है जूनटीन्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जूनटीन्थ। और पोर्टमैंटू क्या है दोस्तों, पोर्टमैंटू है कि भाई ये पोर्टमैंटू वाले महीने में मनाया जाता है। जूनटीन्थ है जो पोर्टमैंटू के महीने में मनाया जाता है, लेकिन इस अवकाश को तो क्या कहा जाता है, जूनटीन्थ कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 19 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा से मुक्ति रूप में जाना जाता है। इस छुट्टी के दिन को क्या कहा जाता है, जूनटीन्थ नाम दिया जाता है, यानी इस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए आगे हम बात करते हैं, जूनटीन्थ को जून महीने के पोर्टमैंटू के रूप में जाना जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संघीय अवकाश नहीं है। इसे 45 से अधिक अमेरिकी राज्यों में राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी अमेरिकी गवर्नमेंट तो इसको अवकाश नहीं करती है दोस्तों, संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन 45 राज्य हैं, 50 तो टोटल राज्य हैं, उसमें 45 से अधिक राज्य स्तर पर अवकाश करते हैं, ये ध्यान रखें। तो पोर्टमैंट दोस्तों वो महीना है और इस अवकाश को जूनटीन्थ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जिन क्वेश्चंस के आपको जवाब देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान की घोषणा की है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो कोविड-19 को लेकर के एक विशेष अभियान चलाने वाला है 10 दिन का। आपको बेहतरीन लिखना है, अधिकतम लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यूपीएससी के स्तर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको डायरेक्टली यूपीएससी में देखने को मिलेगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपको 100 शब्दों में आंसर देना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्ट जो दोस्तों क्वेश्चंस में शामिल नहीं होते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, दोस्तों एक्चुअल में अभी हुआ क्या है, एक तो होता है ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और एक होता है दोस्तों ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। तो ICJ तो दोस्तों UN का पार्ट है, और ICC जो ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है ये UN का पार्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का
क्या नहीं है दोस्तों, पार्ट नहीं है। तो ये क्या, जैसे कोई कहीं पर युद्ध होता है, अतिक्रमण होता है, तो ये क्या पर्टिकुलर लोगों पर केस करता है ये न्यायालय, ठीक है। तो अभी अमेरिकी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके कुछ अधिकारियों पर क्या प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में है। तो इसको थोड़ा विस्तार से हम देखते हैं। तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दोस्तों एक्चुअल में देखिए आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये भी कहाँ पर है, हैग में है दोस्तों, नीदरलैंड में ही स्थित है, हैग में। और दोस्तों आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक जो न्यायालय है वो भी कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहाँ पर है दोस्तों, हैग में ही है। लेकिन वो तो आईसीजे तो है दोस्तों क्या, यूएन का पार्ट है, ये नहीं है। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो आदेश जारी कर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कुछ कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया, किसने दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। और क्या कहा है इस आदेश में दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि आईसीसी के कर्मचारियों की वित्तीय संपत्ति को अवरुद्ध किया जाएगा, साथ ही इन अधिकारियों और इनके निकट रिश्तेदारों को अमेरिका में मतलब प्रवेश पर भी रोक लगा दी है कि भाई इनकी जो वित्तीय संपत्ति है वो अवरुद्ध कर दी जाएगी, यानी उसको सीज कर दिया जाएगा। और इनके रिलेटिव और ये जो अधिकारी हैं इनको अमेरिका जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए आईसीसी, ये मैं बता भी चुका हूँ कहाँ पर है दोस्तों, हैग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि द्वारा किया गया था, रोम में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और 1 जुलाई 2002 इस संविधि के लागू होने के साथ इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। 1 जुलाई 2002 से इसने कार्य किया था, जबकि ये स्थापना इसकी 1998 में हो गई थी। आगे हम थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो ये मंच है, इसकी स्थापना विभिन्न अपराधों के खिलाफ अभियोजन के लिए अंतिम उपाय के रूप में की गई थी, ताकि उन अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके जो अन्यथा अदंडित रह जाएंगे। दोस्तों कुछ जो अपराध हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, उसको दंडित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में 4 क्षेत्र आते हैं दोस्तों। एक तो आता है जीनोसाइड, यानी नरसंहार आता है। एक मानवता के खिलाफ जो क्राइम होते हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो आते हैं दोस्तों। एक युद्ध अपराध आते हैं और एक अतिक्रमण का अपराध आता है। तो इनके खिलाफ ये क्या करता है दोस्तों, कार्रवाई करता है। और दोस्तों इसको कौन कौन से देशों ने नहीं माना है, तो देखिए पहले तो 123 राष्ट्र रोम संविधि के पक्षकार हैं, लेकिन कौन कौन से देशों ने नहीं माना है इसको, एक अमेरिका है, एक चाइना है, रूस और भारत। इन्होंने इसको अपवाद के तौर पर, मतलब ये अपवाद हैं, इसको नहीं मानने वाले, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए अब हम आईसीजे की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ये बता चुका हूँ कि आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये क्या यूएन का जो हिस्सा है, जबकि आईसीसी हिस्सा नहीं है। तो आगे हम एक पॉइंट और देखते हैं इसमें। तो देखिए आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों पर सुनवाई करता है। ये दोस्तों राष्ट्रों के बीच जो विवाद हो जाते हैं उनकी सुनवाई करता है। और वो क्या है दोस्तों, आईसीसी वो है दोस्तों, कहीं पर कोई भी देश युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, या कोई देश मानवता के खिलाफ जो एक मानवता अत्याचार कर रहा है मानवता पर, इन चीज़ों को लेकर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये समझ आया होगा। आईसीसी और आईसीजे में अंतर भी स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए आंत के सूक्ष्म जीवों में उपापचय। तो दोस्तों आंत में क्या बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनमें उपापचय के 36 भेदों का पता लगाया है किसने, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। बात करते हैं दोस्तों। तो आंत में एक प्रमुख जीवाणु होता है, उसका कई बार नाम पूछा जाता है, साइंस से संबंधित लगता है, लेकिन अभी जो पूछा जाएगा तो चर्चा में है इसलिए पूछा जा सकता है। उस जीवाणु का नाम है दोस्तों, छोटी आंत में पाया जाता है ई कोलाई। तो मनुष्य के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ई कोलाई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हम बात करते हैं भारत का पहला
गैस एक्सचेंज। तो भारत ने पहली बार बहुत बड़ा गैस एक्सचेंज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत ने ऑनलाइन गैस के वितरण के लिए क्या प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसका नाम क्या दिया गया है, गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जर्मी क्लीन की बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में DRDO ने सेना के जो जवान हैं उनकी वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए एक कक्ष विकसित किया, जिसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, जर्मी क्लीन। ये 15 मिनट में सेना सभी वर्दियों के एक जगह एक कक्ष में रख देंगे और वो सैनिटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों घर घर निगरानी ऐप। तो दोस्तों घर घर निगरानी ऐप अभी कोविड-19 के लिए किसने लॉन्च किया है, पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है दोस्तों, BS बदनौर हैं और यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ है, ये आप जानते भी हो। और चंडीगढ़ एक UT भी है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो E-ऑफिस एप्लीकेशन। तो दोस्तों E-ऑफिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने हाल ही में देश भर में 500 से भी अधिक CGST यानी सेंट्रल GST और सीमा शुल्क कार्यालयों के लिए E-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दोस्तों क्या किया है, देश भर में 500 से अधिक CGST ऑफिस जो E-ऑफिस है ना वो लॉन्च करने की उनके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। किसने, CBIC ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो E-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, जिससे सेंट्रल GST है उसकी चोरी वगैरह न हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो देखिए पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों कहाँ पर है, ये कानपुर में है। और इस पर अभी हाल ही में RBI ने क्या किया है दोस्तों, इसको मतलब ऋण देने और जमा स्वीकार करने पर इसकी वित्तीय स्थिति कमज़ोर होने के कारण इस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई आप ना तो जमा करोगे और ना ही ऋण वगैरह दोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। RBI की हम बात करते हैं तो ये 6 माह के लिए लगाया गया। RBI की बात हमने वैसे कल ही की थी कि भाई RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल और 1935 को हुई थी भाई। RBI एक्ट आया था 1934 में आया था, उसके तहत RBI की स्थापना हुई थी। पहले इसके गवर्नर बने थे सर ओसबॉर्न और पहले भारतीय गवर्नर बने थे दोस्तों CD देशमुख। अभी वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और RBI का हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ पर है दोस्तों, ये है मुंबई में। और दोस्तों SBI का भी मुंबई में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, लोको पायलट के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो अभी भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखें, ये काफ़ी चर्चा में ही रहता है RBI। तो जो मुख्य सेंट्रल बैंक है इसके बारे में तो आपको पूरा पता होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो लगातार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप कंटिन्यू वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी बहुत देरी से होने वाला है। दोस्तों अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखें और करीब एक साल पुरानी तक की करंट अफेयर्स मैंने एग्ज़ाम्स में आते हुए देखा है। और दोस्तों करंट अफेयर्स ही क्यों मानते हो, इससे तो करीब आपके 60 से 70% नेशनल और इंटरनेशनल GK भी कवर होती है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये आपके जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें। और ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम देने वाले ही इस वीडियो को देखें, हर प्रकार की जो नॉलेज रखने वाले हैं रेगुलर आप इस वीडियो को सुबह 8 बजे देखते रहोगे तो आपको क्या बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। देश में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, ये सारी बातों के बारे में ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।